हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्योरीफाई स्टडी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरित क्रांति की ज़रूरत, उद्देश्य एवं उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे। 2023 से 25 हाल ही में आए हुए एसएससी एग्ज़ाम्स में आए हुए हरित क्रांति के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर किसको माना जाता है? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी राजकृष्णा। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है विश्व स्तर पर। 1970 में इनको HYV बीजों, हाई यील्ड वैरायटी, उन्नत किस्म के बीजों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हरित क्रांति की सफलता सर्वप्रथम किस देश को मिली थी? तो मैक्सिको देश को मिली थी दोस्तों। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राजकृष्णा, ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। एम.एस. स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति की अवधारणा दी थी। एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया है, सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति की अवधारणा दी थी, जिसके अनुसार पर्यावरण अनुकूल कृषि, आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति करना। 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी, ऑप्शन बी खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऑप्शन सी खाद्यान्न आयात पूरी तरह से बंद हो गया, ऑप्शन डी खाद्यान्न आयात पर निर्भरता बढ़ी। तो दोस्तों, हरित क्रांति के प्रयोग से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। तो बाहरी देशों से हमको आयात करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, इसलिए खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, ऑप्शन बी कृषि अवसंरचना में सुधार, ऑप्शन सी ग्रामीण जनसंख्या में कमी, और ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। तो दोस्तों, हरित क्रांति के कारण खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए तो उसका परिणाम है, और ऑप्शन बी कृषि अवसंरचना में सुधार हुआ है, और ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन हमारा बढ़ा हुआ है हरित क्रांति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इसका हरित क्रांति का परिणाम नहीं है, ग्रामीण जनसंख्या में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया? ए है कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन, बी है उर्वरकों के उपयोग में कमी, ऑप्शन सी नकदी फसलों से जीविका खेती की ओर विस्थापन, ऑप्शन डी केवल गेहूं की एकल कृषि पर ध्यान केंद्रित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बी देखो, उर्वरकों के उपयोग में कमी नहीं, हरित क्रांति के बाद उर्वरकों का उपयोग अधिक किया है हमने, और जीविका खेती से नकदी फसलों की ओर हमारा विस्थापन हुआ है। यानी जिन फसलों का मतलब हम बेचते हैं, व्यापार करते हैं, उनकी ओर हम बढ़े हैं। और केवल गेहूं की एकल कृषि पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, गेहूं पर केंद्रित जरूर थी, लेकिन चावल का भी हमने दुगना उत्पादन किया है। तो दोस्तों, और फसलें भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई पद्धति शुरू की गई थी? ऑप्शन ए पारंपरिक बीजों का उपयोग। नहीं, पारंपरिक बीज वह होते हैं जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। हमने तो आनुवंशिक बीजों के अलावा उसमें मतलब और प्रयोग करके अच्छे बीजों का उपयोग किया है। और जैविक खेती की विधियाँ, पहले हम लोग जैविक खेती की विधियाँ प्रयोग करते थे, उसके बाद हमने रासायनिक खेती करना चालू किया। और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग ये हमने किया, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया हमने, और श्रम पर निर्भरता कम हुई है पहले से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायक थी?
तो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका अनाज। अनाज पर हमारी निर्भरता कम हो गई हरित क्रांति के उपयोग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति को क्या कहा जाता है? आंसर है दोस्तों इसका कृषि क्रांति कहा जाता है, क्योंकि कृषि आधारित थी, कृषि पे इसका फोकस था। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, हरित क्रांति के बाद की प्रमुख क्रांतियाँ। दोस्तों इनसे भी प्रश्न बन रहे हैं एसएससी में और रेलवे में भी, तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन, उर्वरक उत्पादन और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए हरित क्रांति की कमियों को दूर करने के लिए धूसर क्रांति का प्रयोग। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, खाद से। धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दूध और डेयरी उत्पादों से संबंधित है, दूध और डेयरी उत्पादों में वृद्धि। व्हाइट रिवॉल्यूशन, इस क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, और इसे ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। पीली क्रांति, यह तिलहन यानी सरसों सूरजमुखी के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, मछली एवं जलीय कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति। और स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसमें आता है दोस्तों फल, सब्जियां, शहद और बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। ये 1991 से 2003 तक प्रभावी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल पर केंद्रित थी? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी गेहूं। तो राइट आंसर है दोस्तों गेहूं, ऑप्शन डी। 1967 से 2003 के बीच गेहूं का उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ गया है। तो दोस्तों औरों का भी बढ़ा है, चावल का बढ़ा है, दो गुना बढ़ा है, और ज्वार बाजरा सबका बढ़ा है, लेकिन गेहूं का अधिक बढ़ा है। इसलिए भूलेंगे कि हम हरित क्रांति गेहूं पर अधिक केंद्रित थी। ये इस बार 2025 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। हरित क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ी? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। उस दौरान भारत खाद्य संकट से गुजर रहा था। तेजी से बढ़ती जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा की पूर्ति के लिए अधिक खाद्यान्न उत्पादन की ज़रूरत थी। तो 1967, 68 और 1977 से 78 के बीच भारत खाद्य संकट से खाद्य निर्यात करने की स्थिति में आ गया। यानी दोस्तों जो पहले खाद्य संकट था जहां भारत में, वहां से निकल के खाद्यान्न को बेचने, विदेशों में बेचने की स्थिति में आ गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने 1960 के दशक में 2 मुख्य कार्यक्रम शुरू किए गए। जो ये 2 मुख्य कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, इनसे एसएससी ने अभी 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है। पहला है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। यह 1960 में लागू किया भारत सरकार ने। इसे पैकेज कार्यक्रम कहा जाता है। शुरू में विभिन्न राज्यों के 7 जिलों में इसको शुरू किया गया था। दूसरा है दोस्तों इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम या सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम बोल सकते हैं दोस्तों। IAAP 1964 में इसको लागू किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया। इसमें 150 जिलों में इसको शुरू किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य उत्पादन में 30% की वृद्धि हासिल हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हरित क्रांति में गहन कृषि के लिए दोहरी फसल प्रणाली का प्रयोग किया गया था तथा उन्नत आनुवंशिक बीजों का प्रयोग किया गया था। गहन कृषि यानी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक इंडिविजुअल क्षेत्र में जब बहुत अधिक खेती की जाती है, मतलब 1 से 2-3 फसलें एक साल में, एक मौसम में लगा देते हैं, वो गहन कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरित क्रांति के उद्देश्य। अल्पकालिक उद्देश्य, भारत में भूख की समस्या को दूर करने के लिए, यानी खाद्य संकट की समस्या को दूर करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और इसका दीर्घकालिक उद्देश्य क्या था? जब ये हो गया तो उसके बाद ग्रामीण विकास करना है। औद्योगिक विकास के आधार पर कृषि का आधुनिकीकरण, मतलब मशीनीकरण किया गया, और बुनियादी ढांचे का, कृषि के बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। वैज्ञानिक अध्ययन, प्रतिकूल जलवायु और बीमारियों को झेलने में सक्षम स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना। और इसमें मुख्य फसलों में हरित क्रांति में थी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का शामिल थे, और गैर खाद्यान्न फसलों को इसमें नहीं रखा गया था दोस्तों। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या थे दोस्तों? फसल उत्पादन में वृद्धि। 1978 से 79 तक अनाज उत्पादन 131 मिलियन टन पहुंच गया था। तो इससे कह सकते हैं कि हम फसल उत्पादन में वृद्धि हुई थी।
और खाद्यान्न आयात में कमी हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है और इससे रिलेटेड जो भी मैंने लिखा हुआ है इसमें वो सब पूछे हुए। फसल उत्पादन में वृद्धि 1978 से 79 तक अनाज उत्पादन 131 मिलियन टन पहुंच गया था। तो हम कह सकते हैं कि फसल उत्पादन में वृद्धि हुई थी। खाद्यान्न आयात में कमी हुई, यानी हमने आयात यानी दूसरे देश से हमने खाद्यान्न को मंगाना कम कर दिया था। तो क्योंकि हम इतने आत्मनिर्भर हो गए थे, हमारे पास इतना खाद्यान्न उत्पादन होने लग गया था खुद से, तो खाद्यान्न आयात में कमी हुई थी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में 2025, 24, 23 में, पहले भी पूछे गए हैं। दोस्तों किसानों की आय का स्तर बढ़ा और जो उनकी अधिशेष आय थी, मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम जो हुई थी उनकी, उसको कृषि उत्पादन में सुधार के लिए पुनर्निवेशित किया गया, किसानों के द्वारा दोबारा उसमें लगाया गया। औद्योगिक विकास हुआ है दोस्तों, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा मिला है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, बहुत सारे जो खेती से संबंधित उपकरण हैं उनका औद्योगिक विकास हुआ है। ग्रामीण रोजगार, बहुफसल, यानी एक साल में 2 फसलें 3 फसलें ऐसे लगा के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला है और श्रम की मांग बढ़ी है, मतलब इससे, और उर्वरक उपयोग से श्रम की मांग में वृद्धि हुई है खाद के प्रयोग से। क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, क्षेत्रीय असमानताएं। क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर पड़ा। तो बाकी जो क्षेत्र थे उतने विकसित नहीं थे, वहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता था, इसलिए इन क्षेत्रों में जहाँ पहले से मतलब खेती के मामले में विकास की संभावनाएं थी, उन क्षेत्रों वो क्षेत्र अधिक विकसित हुए, इसलिए बाकी प्रदेश अविकसित रह गए, इसलिए क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी हैं। गैर खाद्यान्नों का बहिष्कार, मोटे अनाज हो गए, दाल हो गई, तिलहन हो गए, उनको इससे हरित क्रांति से बाहर रखा गया है। और रसायनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, मृदा प्रदूषण हुआ है। दोस्तों पानी की खपत बढ़ी है, नहर प्रणालियों की शुरुआत हुई हरित क्रांति में। गहन सिंचाई के लिए पंपों के बढ़ते उपयोग ने भूजल स्तर को, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको कम कर दिया है। एक फसल चक्र को बार बार अपनाने से मृदा के जो पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी हुई है, तो मृदा पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद।